दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है। एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों जैसे चोल, चेर और पांड्यों के लिए प्रमुख रूप से प्रयोग होता है वह है। दोस्तों आज का क्लास हम लोग सीटेट का सोशल साइंस का पीवाईक्यू हम लोग बना रहे हैं जो पेपर 2 का है, क्योंकि आखिरी समय में केवल आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको हेल्प कर सकता है। आपको कुछ नहीं देखना है, केवल पीवाईक्यू आप लोग बनाते रहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मूवेंदार। मूवेंदार की बात करें तो यह तमिल शब्द है और मूवेंदार शब्द का उल्लेख हमें संगम ग्रंथों में देखने को मिलता है और इस मूवेंदार का मतलब होता है 3 प्रमुख, 3 प्रमुख या मुखिया। चोल, चेर और पांड्य जो थे दक्षिण भारत के काफी शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने 2300 साल पहले शासन किया हुआ था। और इन शासकों की बात करें तो ये शासक नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे लोगों से उपहार मांगते थे और जब ये सैन्य अभियानों पर निकलते थे तो आसपास के जगहों से भी शुल्क वसूलते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की क्या नीति थी। दिल्ली की सल्तनत की भीतरी सीमाओं के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। तो आइए पहले दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए सल्तनत काल में जो भीतरी सीमाओं का जो अभियान चलाया गया था वह गैरिसन शहरों की स्थिति को और मजबूत करने के लिए चलाया गया था। अब ये बात आ गई गैरिसन शहर। तो ये क्या होता है? एक प्रकार की यह सैनिक छावनी है। इस अभियान के दौरान क्या किया जाता है, गंगा यमुना के आसपास के जो जंगल है उसको साफ कर दिया जाता है और उस जंगल के जो शिकारी और संग्राहक होते हैं और जो चरवाहे होते हैं वहां से उनको खदेड़ दिया जाता है और वह जमीन किसानों को दे दी जाती है जिस पर वह कृषि कार्य को कर सके। वहाँ व्यापार मार्गों की सुरक्षा की जाती है और क्षेत्रीय व्यापार को उन्नति के लिए नए किलों और गैरिसन शहरों को बसाया जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। इसी पर आधारित यह बन जाएगा। आंतरिक विद्रोह को काबू करने के लिए ये हमारा नहीं होगा। उत्तराधिकारी नियुक्ति में पैतृक अधिकारों के संघर्ष के लिए ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण, यही हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा दिया हुआ है प्रभावशाली नियंत्रण के लिए न्याय चक्र का निर्माण, ये भी नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 33 नंबर। निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करिए। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकृत किया। पहला दिया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार, निजी व्यापारियों को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार। तो यहाँ पे दोनों में दिया हुआ है शुल्क मुक्त व्यापार। किसको दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था कि निजी व्यापारियों को दिया गया था? आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1651 में, जहां पहली अंग्रेज फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर स्थापित की जाती है। उसके बाद में 1696 आते आते कंपनी अपना विस्तार करने लगती है और कारखाने के पास की जो बस्ती है उसके चारों ओर एक किले का निर्माण शुरू कर देती है। यहाँ पे क्या करती है? किले का निर्माण। ठीक है, किले का निर्माण यहाँ पे कंपनी शुरू कर देती है क्योंकि वह विस्तार करना चाह रही है कंपनी। इसी समय यानी 1696 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह जो उस समय औरंगजेब था उसके पास कंपनी यह प्रस्ताव भेजती है कि कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाए, जिस पर औरंगजेब ने हस्ताक्षर कर दिया और वो पास हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो आदेश था केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार था, बाकी किसी को नहीं। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला, तो ये तो लाइन हमारा बिल्कुल सत्य है। और दूसरा दिया हुआ है निजी व्यापारियों को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार था, तो यहाँ पे निजी कार्यों को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा केवल सत्य है, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पहले के पुरास्थलों में से एक पुरास्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए जो चूल्हे के जो चिन्ह मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? झोपड़ियों के अंदर, झोपड़ियों के बाहर, झोपड़ियों के अंदर और बाहर, दोनों जगह पे। अगर हम बुर्ज होम की बात करें तो यह कहाँ है? तो हमारा वर्तमान कश्मीर में है। पुरातत्वविदों को कश्मीर के यानी बुर्ज होम के कुछ जगहों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हुए हैं और इन जगहों पर गर्तवास का निर्माण भी किया गया होता है, यानी जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर घर बनाए गए रहते हैं और उनमें सीढ़ियां भी पाई गई थी। तो इस गर्तवास का निर्माण क्यों किया गया था?
ये ठंड के मौसम में आश्रय प्रदान करने के लिए किए गए थे। पुरातत्वविदों ने झोपड़ियों के अंदर और बाहर खाना बनाने के लिए चूल्हे के अवशेष पाए हैं, जिससे पता चलता है कि मौसम के आधार पर वे लोग घर के अंदर और बाहर खाना बनाते थे। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगहों पे खाना बनाने के लिए चूल्हे का अवशेष मिले हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति यानी फोटोकॉपी बनाते थे उन्हें हम क्या कहते हैं? पहला दिया हुआ है सुलेखक, प्रतिलिपिक, लिपिक और भित्तिकार। मध्ययुगीन काल के दौरान धनी लोगों के द्वारा, शासकों द्वारा, मठों के द्वारा और मंदिरों द्वारा पांडुलिपियों को एकत्र करके उन्हें पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रख दिया जाता था। क्योंकि मध्यकालीन युग में कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं था, तो इसलिए लोग हाथों से पांडुलिपियों की नकल करते थे, तो उनको हम क्या कहते हैं? लिपिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हम्पी के बारे में एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। देखते हैं एसर्शन क्या है। हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। ये तो बात बिल्कुल सत्य है। उसका रीजन देख लेते हैं। हम्पी के बाजारों में मूरो यानी मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम, जिन्हें मूरो के नाम से बुलाया जाता था, चेटियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। जो इसका रीजन दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सत्य है। हम्पी की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? कृष्णा और तुंगभद्रा के बेसिन में स्थित है। हम्पी की बात करें तो यह 15वीं से 16वीं शताब्दी में इसका स्वर्णिम युग चल रहा था। उस समय हम्पी जो है वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से काफी बोलबाला था। उस समय मुस्लिम व्यापारी, चेटी और पुर्तगाली जैसे यूरोपीय लोग जो हैं हम्पी के बाजारों में काफी आते जाते रहते थे। और हम्पी में वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां कहाँ होती थी? तो मंदिरों के आसपास में होती थी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन जो दिया हुआ है, हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सत्य है। इसका एसर्शन और रीजन जो है देख लेते हैं। हम्पी के बाजारों में मूरो, चेटियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। यह भी जो इसका रीजन दिया हुआ है बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सत्य हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। इसका एसर्शन दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त और महलबारी बंदोबस्त लागू किया। और रीजन दिया हुआ है, इन बंदोबस्तों को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी। आइए इसको बनाने से पहले एक छोटी सी कहानी समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की आय की बात करें तो सबसे बड़ा आय उनको कैसे प्राप्त होता था? तो कृषि से प्राप्त होता था। ठीक है, लेकिन इससे भी उनको पेट नहीं भरता था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश शासन को और विस्तार करना था, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त राजस्व की आवश्यकता पड़ती थी। तो कंपनी के अधिकांश अधिकारी यह महसूस करने लगे कि भूमि में अगर हम निवेश को बढ़ाते हैं, अगर किसानों को प्रोत्साहित करते हैं, तो कृषि में काफी सुधार हो सकता है। तो इसके लिए कंपनी ने भारत में राजस्व बढ़ाने के लिए नए नए तरीके निकालने लगे। उसी में अस्थायी बंदोबस्त और महलबारी बंदोबस्त का जन्म होता है। अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो यह कंपनी के द्वारा 1793 में शुरुआत की जाती है। इस बंदोबस्त के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दे दी गई। इसमें से एक और प्रश्न आता है कि अस्थायी बंदोबस्त में कर वसूलने के लिए किनको नियुक्त किया जाता था? तो किनको किया जाता था? जमींदारों को नियुक्त किया जाता था। कर एकत्रित करने के लिए जमींदारों को नियुक्त किया जाता था। और इसमें प्रावधान किया गया था कि भुगतान की जाने वाली राशि जो है अस्थायी रूप से निर्धारित होगी और इसे भविष्य में कभी भी नहीं बदला जाएगा। वहीं अगर महलबारी बंदोबस्त की बात करें तो यह 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में इसको लागू किया जाता है। और कहाँ होता है? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में यह लागू किया जाता है। उसके निर्देश पर कलेक्टर जो है गांव-गांव जाकर जमीनों का निरीक्षण करने लगते हैं और खेतों का नाप-जोख करते हैं और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों और अधिकारों को भी अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं। इसमें खास बात क्या थी कि इसे समय समय पर संशोधित किया जाना था। अस्थायी रूप से इसे तय नहीं किया गया था, जबकि अस्थायी बंदोबस्त में इसे अस्थायी रूप से तय किया गया था। वहीं महलबारी बंदोबस्त में कर इकट्ठा करने का दायित्व किसको दिया गया था? गांव के प्रधान को। ठीक है, गांव के प्रधान को दिया गया था, या उसको मुखिया कहिए, गांव के मुखिया को दिया गया था। और अस्थायी बंदोबस्त में किसको दिया गया था? जमींदारों को दिया गया था। तो इसलिए जो इसका एसर्शन जो दिया हुआ है यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसका जो रीजन दिया हुआ है यह हमारा गलत हो जाएगा। और किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन 3 हमारा सही होगा कि ए सही है, लेकिन आर यहाँ पे गलत है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्ययुगीन काल के दौरान अहोम के बारे में सही दिया हुआ है? अहोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए, उसके बाद में यह क्वेश्चन बन पाएगा। अहोम जो है 13वीं शताब्दी में म्यांमार से होते हुए ब्रह्मपुत्र की घाटी में चले आते हैं, जहां उन्होंने भूइयां यानी जमींदारों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दबाकर एक नया राज्य उन्होंने बना लेते हैं। अहोम राज्य क्या था? वो जबरन मजदूरी पर निर्भर था और राज्यों के लिए काम करने के लिए कमजोर लोगों को पकड़ कर वो लाते थे और उन्हें पाइक कहा जाता था। यहाँ क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है, पाइक तो ये क्या होते हैं? मजदूर होते हैं, बंदगा मजदूर भी बोलते हैं इन्हें। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वह मौजूदा वर्तमान म्यांमार से आए हुए प्रवासी हैं। ये हमारा लाइन जो दिया हुआ बिल्कुल सत्य है। अहोम राज्य उनकी सेना के लिए स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर था, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर नहीं होकर वो जबरन मजदूरी कराते थे और जिस बंदगा मजदूरों को पकड़ कर लाते थे वो पाइक कहलाते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। और सी ऑप्शन दिया हुआ है ग्रामीण समुदायों ने कृषकों को जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई। ये भी लाइन बिल्कुल सत्य है, तो इसलिए ए और सी सत्य है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। ए और सी ऑप्शन 4 में है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ऑप्शन 4 टिक कर लीजिएगा। पाइक ये देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है, बंदगा मजदूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। देखिए यह क्वेश्चन जो है पंडिता रमाबाई के बारे में है, तो थोड़ा इनके बारे में समझ लीजिए। पंडिता रमाबाई संस्कृत की महान विद्वान थी। वो उस समय पढ़ना लिखना सीखी थी संस्कृत, जिस समय समाज महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं देती थी। वह चोरी छिपे अपने माता पिता के द्वारा पढ़ना लिखना सीख लेती हैं। उस समय समाज में उन्हें महसूस किया कि हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति काफी दमनकारी था, तो इसलिए उन्हें उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के दयनीय स्थिति को देखते हुए एक किताब लिखी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद में एडिशनल चीजें हम लोग समझेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। तो ये हमारा लाइन जो दिया हुआ बिल्कुल सत्य है। रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। दूसरा है बी में पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। ये भी लाइन हमारा बिल्कुल सत्य है। तीसरा है पंडिता रमाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखा। यहाँ पे ये लाइन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, यह गलत हो जाएगा। निम्न जाति नहीं होकर क्या होगा? उच्च जाति। उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर उन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है, ये लाइन रहता तो सही हो जाता। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए और बी सत्य है। ए और बी सत्य है। ऑप्शन 2 जो हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा एडिशनल यहाँ पे देख लीजिए। 1881 में आर्य महिला सभा की स्थापना होती है, जो सबसे पहले नारीवादी संस्था के नाम से वो जाना जाता है। उसके बाद में 1887 में रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना होती है। इस संस्था में दलितों के लिए कार्य किया जाता है। और उसके बाद लास्ट है 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना होती है। इसमें जो परित्यक्त लोग होते हैं उनके लिए आवास, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और चिकित्सा जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये थोड़ा एडिशनल था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बना हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न बना हुआ है पंडिता रमाबाई से। एडिशनल वाली चीज अभी देख लीजिएगा, हो सकता है इससे भी प्रश्न बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यह सभी हम लोग जो बना रहे हैं, यह सभी PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यह 2021 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसी का यह सभी प्रश्न है। इसके अलावा आप लोग टैग वर्ड देख लीजिएगा। टैग वर्ड का क्लास मैंने बनाया होता है, SST का भी और CDP का भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा टैग वर्ड। और उसके बाद में आप लोग PYQ बनाइएगा। 2 चीज़ें आप केवल करिए, दूसरा कुछ भी मत करिए, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। और NCERT का जो इम्पोर्टेंट लाइन है, मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसे दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास उतना तो समय है नहीं कि आप NCERT बुक में से कोई चीज़ें देख पाइएगा। तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसी चीज़ों को मैं 1 मिनट के अंदर में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपका भाई समय भी नहीं लगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो इन सभी चीज़ों को मैं वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है? किसने यह कथन कहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि विधवाओं को जलाने की प्रथा जो है वो प्राचीन ग्रंथों में कहीं नहीं दी गई है।
तो इस प्रकार जब वे ऐसी प्रथा को चुनौती देना चाहते हैं तो प्राचीन ग्रंथों में से ऐसा कोई पद खोज कर निकालते हैं जो उनके दृष्टिकोण का समर्थन करता हो और उसी पर वो तर्क देते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला कभी कभी आ जाता है। यहाँ पे अपने लेखन द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया, ठीक है, तब ये राजा राम मोहन राय हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर ये क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का वहाँ पे भूमिका रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से तरीके का प्रयोग 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने समाज में फैली हानिकारक प्रथा को चुनौती देने के लिए किया। यह क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया हुआ है, उसी पर आधारित है ये। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। प्रथाओं के विरुद्ध धरना देने में यह नहीं होगा। जो लोग इन प्रथाओं का अनुसरण करते थे उनका विशेष नाम से पुकारना, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 दिया हुआ है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य संदर्भित करने का प्रयास करती थी जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट दिया, पश्चिमी समाजों की प्रथाओं और रीति रिवाजों का गुणगान करने से, ये भी नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। जब भी कोई समाज सुधारक ऐसी प्रथाओं को चुनौती देना चाहते थे जो उन्हें हानिकारक लगती थी, तो वे प्राचीन ग्रंथों से एक पद या वाक्य खोजने की कोशिश करते थे जो उनके दृष्टिकोण का समर्थन करते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दादाभाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिसिस्ट थे, तो निम्न में से कौन सा पब्लिसिस्ट शब्द को सही रूप से व्यक्त करता हो। देखिए, पब्लिसिस्ट का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो अपने विचारों को कई प्रकारों से प्रसारित करता हो। तो इसमें कुछ है नहीं, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वह व्यक्ति जो अपने विचारों को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह 43 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं और उसे मिलान कराने हैं। पहला दिया हुआ है रॉलआउट सत्याग्रह। तो यह कब हुआ था, यह हुआ था 1919 ईस्वी में, गांधी जी के द्वारा किया जाता है। यह जो कानून है, लोगों की जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, जैसे मौलिक अधिकार, उन पर अंकुश लगा दिया जाता है। और रॉलआउट सत्याग्रह जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष भी साबित होता है। और इसी आंदोलन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में हिंदू और मुसलमान एकजुट होते हैं, एक मंच पर आते हैं। अगला बी दिया हुआ है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन। यह कब होता है, 1928 में। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन यानी HSRA की स्थापना की जाती है, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और बहुत सारे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी इसमें मौजूद थे, जो मजदूरों और किसानों की क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों के खिलाफ लड़ना चाहते थे। देखिए, यहाँ पे 2 चीजों के खिलाफ लड़ना चाहते थे, एक तो अंग्रेजों के खिलाफ और दूसरा हो गया ऐसे अमीर लोग जो गरीबों का शोषण करते थे। ऑप्शन सी दिया हुआ है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका गठन होता है 1925 में। 1925 में हो जाएगा इसका गठन। ऑप्शन 2। यह कहाँ होता है, तो कानपुर में होता है। ऑप्शन डी है, पूर्ण स्वराज की घोषणा। यह कब होता है, 1929 में। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है। 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कहाँ, तो लाहौर में। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। और पूरे देश में 26 जनवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1930 को पहली स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा बेस्ट हो जाएगा। स्क्रीन शॉट लेना तो आप लोग ले लीजिए। तो आइए मिलान करके देखते हैं। ए का 4 किस में है, ए का 4 केवल ऑप्शन 3 में ही है। ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा गलती दिया हुआ है, यहाँ पे सी का 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी का 2 है ना, यहाँ पे सी का 2 हो जाएगा और बाकी सभी ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न कथन किसने कहा था। कथन देखिए, राष्ट्रवाद की बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़ानी चाहिए, उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज किया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भारतीय प्रांतों पर भी अपनाई
और इस कटौती के हिसाब से हमारी राय में इसका समर्थन दिया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के पहले गृह मंत्री का पद भी संभाले हुए थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों भाषाई राज्यों के निर्माण के खिलाफ थे। यहाँ से यही क्वेश्चन बन जाएगा, कौन कौन? तो नेहरू और बहुत बार प्रश्न यह बना हुआ है और वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों भाषाई राज्यों के निर्माण के खिलाफ थे। क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है इससे। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बनेगा, ये पहला हो गया। दूसरा क्या यहाँ से बनेगा, देखिए मैंने वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये सारी चीजों को लिख दिया हुआ हूँ क्योंकि समय इसमें ज्यादा लग जाएगा लिखने में। तो पहला अगर दे दे कि नेहरू और पटेल जो है दोनों भाषाई राज्यों के निर्माण के खिलाफ थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। ये जो तीनों स्टेटमेंट है आपके पास। दूसरा दिया हुआ है नेहरू के बारे में, इन्होंने कहा था कि विभाजन के बाद विघटनवादी प्रवृत्तियां सामने आई थी जिन्हें रोकने के लिए राष्ट्र को मजबूत और एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, यह स्टेटमेंट हो गया नेहरू का। और उसके बाद तीसरा जो दिया हुआ है सरदार पटेल के बारे में है, इन्होंने कहा था कि वर्तमान समय में भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि इसे एक राष्ट्र बनाया जाए। और उसके बाद में इसके बाद में अगला लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज को आगे बढ़नी चाहिए और रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज किया जाना चाहिए। ये वाला स्टेटमेंट है इसके आगे के लिए। ठीक है, तो ये आप जितने भी ये स्टेटमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी चीजें देख रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हो सकता है कि एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाए। मैंने सभी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ हूँ। और यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और जवाहरलाल नेहरू हो गया भारत के पहले प्रधानमंत्री। यहाँ से ही प्रश्न आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, पृथ्वी का कक्षीय समतल के साथ इसका जो अक्ष है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और बी दिया हुआ है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो पृथ्वी का कक्षीय समतल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ये ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब मैंने ऑलरेडी पहले से बनाकर यहाँ पर रख दिया हुआ है। पृथ्वी का जो कक्षीय सतह है इस पर ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो 66.5 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रही है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री पे झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पे यहाँ पे झुकी हुई है। देख सकते हैं आप, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर यहाँ पे झुकी हुई है। और ऑप्शन बी दिया हुआ है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। यह लाइन बिल्कुल गलत है। कोई भी चीज अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे लट्टू का उदाहरण ले लीजिए, लट्टू अपने अक्ष पर एक ही जगह पर वो लगातार घूम रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन। ठीक है, परिक्रमण हम नहीं बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना वो परिक्रमण कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह हमारा सूर्य हो गया और यह हो गया हमारा पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर में चक्कर लगा रही है। तो जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो वो परिक्रमण कहलाएगी और जो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है तो वो घूर्णन कहलाएगी। घूर्णन से क्या होता है, दिन रात होता है। और परिक्रमण की बात करें, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है यानी एक साल में, तो उसको हम लोग परिक्रमण बोलते हैं। यानी ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा गलत है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि ए सही है, बी गलत है। राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री के कोण पर घूमती है, यानी कितने डिग्री का कोण बनाती है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है लगभग गोलाकार है, वृत्त की तरह है। ठीक है, और जब यह 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाएगी यानी वो घूमकर फिर से इस जगह पे आ जाएगी तो इस तरह से कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और हमसे पूछा गया है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो जब 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रही है तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 24 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, कट करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री का कोण बनाएगी 1 घंटे में। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 15 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। पहला ऑप्शन है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं।
यह बात बिल्कुल सत्य है कि अपने स्थान से हम ध्रुव तारे का कोण मापकर हम किसी भी अक्षांश को वहां पे हम लोग जान सकते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश और देशांतर की जानकारी होने की आवश्यकता होती है। यह भी हमारा जो लाइन दिया हुआ बिल्कुल सत्य है। मान लीजिए हमारा ग्लोब हो गया और ये हमारा अक्षांश रेखाएं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ पृथ्वी के किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए इस अक्षांश रेखा की बात करें हम लोग, जब तक हम लोग कोई देशांतर लाइन नहीं खींचेंगे तब तक यहाँ पे एग्जैक्ट जानकारी नहीं चलेगी कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई देशांतर लाइन यहाँ पे खींच देते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये वाला एरिया की हम लोग जो यहाँ पे कट रहा है, ये वाला एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अक्षांश और देशांतर की दोनों की आवश्यकता होती है स्थान की स्थिति बताने के लिए। इस तरह से दोनों स्टेटमेंट जो हमारा दिया हुआ बिल्कुल सत्य है, लेकिन व्याख्या उसकी नहीं है। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी सत्य है, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलवण जल के स्रोत नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव है, जो नहीं होगा उसी को बताना है। नदियां, ताल और हिमनद, ये तीनों जो है अलवण जल के स्रोत है, ठीक है, अलवण जल के स्रोत है। लेकिन महासागर जो है यह अलवण जल का स्रोत नहीं है, यानी इसमें लवण यानी नमक इसमें पाया जाता है। देखिए पूरी पृथ्वी पर महासागर में लगभग 97% जल पाया जाता है। पूरी पृथ्वी का जितना जल है उसमें 97% जो जल होता है वो महासागरों में पाया जाता है। और बच गया 3%, 100% टोटल होता है, इसमें से 97% महासागरों में पाया जाता है। बचा कितना? तो 3%। 3% जो जल होता है वो किस में पाया जाता है? इन जगहों पे पाया जाता है। नदियां, ताल और हिमनद को मिलाकर 3% जल होता है जो हमें स्वच्छ जल यानी अलवण जल उपलब्ध कराते हैं। और इस 3% में 2% जो जल होता है स्वच्छ होता है, अलवण होता है, लेकिन वो हिमनद के रूप में रहता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसे हम लोग नहीं पी सकते हैं, वो बर्फ के रूप में जमा रहता है। और बचा 1%, जो 1% जो जल हो गया वही हमें पीने के लिए मौजूद है। कैसे? तो नदियों के द्वारा, ताल के द्वारा और भूमिगत जल के रूप में। इस तरह से पूरी पृथ्वी का जो 1% जल है वही हमें पीने योग्य मिलता है। नदियों के द्वारा, ताल के द्वारा, पोखरे के द्वारा या भूमिगत जल के द्वारा केवल 1% जल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों एबीसी को पढ़िए और उन कथनों पर चयन करिए जो अंतर्जनित बलों के उदाहरण है, यानी इंडोजेनिक फोर्स के बारे में बात कर रहा है। देखिए अंतर्जनित और बाह्यजनित 2 प्रकार के बल हो गया। एक अंतर मतलब अंदर, जो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बाहर हो गया, ठीक है, या पृथ्वी का बाहर का एरिया हो गया और पृथ्वी का अंदर का एरिया हो गया। तो यहाँ पे अंतर्जनित बल की बात कर रहा है, यानी जो पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। आज सुबह 6 बजे अफगानिस्तान में भूकंप आया। तो भूकंप कौन सा है? पृथ्वी के बाहर आती है, अंदर से ही वो शुरू होती है और बाहर की तरफ आती है। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। माउंट फ्यूजी लावा फेंके जा रहा है। ज्वालामुखी पर्वत कैसा होता है? ऐसा होता है। तो उसमें जो लावा बाहर निकलती है वो जमीन के अंदर से तो आ रही हैं। तो इस तरह से यह भी अंतर्जनित बल का उदाहरण हो गया। और सी ऑप्शन दिया हुआ है, हिमनद जो है निक्षेप का निशान यहाँ पे छोड़ दिया। तो निक्षेप कहाँ होगा? पृथ्वी के ऊपर ही बनेगा ना। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें अंदर की बात पूछ रहा है, बाहर की नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन ए और बी सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों एबीसी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव करिए। स्थलाकृतियां महाद्वीपों पर पाई जाती हैं, न कि महासागरों की सतह पर। यह हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्थलाकृतियां जो होती हैं महाद्वीपों पर भी पाई जाती हैं और महासागर के नीचे सतह पर भी पाया जाता है। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली केवल जीवित परिस्थितियों से है। ये भी लाइन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण से पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी चीजों से है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, कोई भी चीज हो। अगला दिया हुआ सी, मानवीय वातावरण से तात्पर्य मनुष्य की परस्पर क्रियाओं, उसकी गतिविधियों और उसके द्वारा बनाई गई रचनाओं से है। देखिए मानवीय वातावरण का मतलब यही होता है कि मनुष्य जो है जो भी चीजें बनाती हैं, जो भी गतिविधियां करते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो केवल सी किस में है? थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं। केवल सी यहाँ पे है, ऑप्शन 3 में, ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है असर्शन और उसका रीजन। असर्शन में दिया है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं।
यह स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ है, बिल्कुल सत्य है। उसका रीजन जो दिया है एक भी देख लेते हैं। उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये भी लाइन हमारा बिल्कुल सत्य है। और इसका व्याख्या की बात करें तो क्योंकि जोड़कर देखिए, यहाँ पे देखिए उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, क्योंकि उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जो जहाज बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो इसलिए व्याख्या भी यह करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है एक ही। देखिए जो उच्च ज्वार होते हैं वे समुद्री लहरों को, जल को वे तटों के करीब तक पहुंचा देते हैं। इससे जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचने में काफी आसानी हो जाती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। उच्च ज्वार से क्या क्या फायदे होंगे? पहला यही हो जाएगा कि नौ संचालन में यहाँ पे हमें सहायता कर रही है। दूसरा हो जाएगा मत्स्य पालन में, मत्स्य पालन में भी काफी हेल्प करती है। मछलियां समुद्र के किनारों पर आ जाती हैं, जिससे मछुआरों को आसानी होता है पकड़ने में। और तीसरा फायदा क्या होता है इससे? उच्च ज्वार जो होता है विद्युत पैदा करने में काफी हेल्प करता है। यहां से ही प्रश्न बन सकते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन देखिए वायुमंडल की परत में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे दबाव कम होते जाएंगे। ये तो पहला चीज कंफर्म आपको होना चाहिए कि दबाव क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो जहां भी बढ़ता हुआ रहेगा वहां पे हम लोग कैंसिल कर देंगे ऑप्शन को। दबाव बढ़ता है, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि दबाव यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, कम होते जाएगा, लेकिन तापमान कम होता जाएगा। ये तो बात की चीज है। दूसरा ऑप्शन है दबाव कम होगा, ये तो ऑप्शन चल सकता है, लेकिन तापमान बढ़ता है। जरूरी नहीं हो कि सभी जो लेयर है, जो सभी वायुमंडल के परत है उसमें दबाव बढ़ेगा, उसमें कहीं बढ़ता है कहीं घटता भी है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 दिया हुआ है, दबाव और तापमान समान रहते हैं, समान नहीं रहते हैं, उनमें चेंजिंग होते रहता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दबाव कम होता जाता है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन तापमान में परिवर्तन होता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जैसे क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाता है वैसे वैसे तापमान क्या होता जाता है, कम होते जाता है। वहीं अगर बाह्य वायुमंडल की बात करें तो यहाँ पे तापमान क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रहा है वहां पे तापमान भी बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे तापमान परिवर्तन सही रहेगा कि तापमान में परिवर्तन होता है। ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के भौतिक रूपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी का स्थान जो है मध्य हिमालय में स्थित है। ये लाइन जो है बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, उत्तरी मैदान घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि नदियों के मैदानों में उपजाऊ भूमि होती है जो कृषि के लिए उपयुक्त होती है, जिस कारण से वहां पे आबादी घनी होती है। ये भी लाइन हमारा बिल्कुल सत्य है। सी देखिए, पश्चिमी घाट में खनिजों की प्रचुरता होती है और घनी आबादी वाले क्षेत्र होता है। ये लाइन हमारा बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि वह क्षेत्र होता है घनी आबादी वाला क्षेत्र नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए और बी हमारा सत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी किस में है? ऑप्शन 3 में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अगर मध्य हिमालय की बात करें, मध्य हिमालय में बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, जैसे रोहतांग, मनाली, कुल्लू, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जो काफी लोकप्रिय है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बी जो है घनी आबादी वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे नदियों के द्वारा मैदान जो होता है काफी उपजाऊ होते हैं, तो इसलिए आबादी यहाँ पे ज्यादा होती है। और पश्चिमी जो घाट है जैविक विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह विश्व के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। ठीक है, यहाँ पे घनी आबादी और खनिजों की प्रचुरता यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार का संसाधन है? देखिए, जो संसाधन है वो क्या चीज होता है? हमारे आसपास जितनी भी चीजें देख रही हैं वो सभी संसाधन है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, फूल हो, गाड़ियां हो, नदी, तालाब, कुछ भी हो, यहाँ तक कि मनुष्य भी है, वो भी एक संसाधन है। और ये संसाधन भी 3 भागों में डिवाइड है। पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित, और तीसरा हो जाएगा मानव। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जो संसाधन प्रकृति से हम डायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं और उसमें अधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसी प्राकृतिक संसाधन का रूप है वास्तविक संसाधन,
और दूसरा संभाव्य संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन चीजों को समझ लीजिए। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है। इन संसाधनों का हम इस समय उपयोग कर रहे हैं। लेकिन संभाव्य संसाधन की बात करें, उस संसाधन को बोला जाता है जिसकी संपूर्ण मात्रा हमें अभी ज्ञात नहीं है और हो सकता हो कि इसका हम भविष्य में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, ये संभाव्य संसाधन हो गया। जैसे लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम जो है वो संभाव्य संसाधन का उदाहरण है, जिसका हम लोग भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी इसका हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। उसी तरह जिस तरह पवन चक्की 200 वर्ष पहले संभाव्य संसाधन थी, उसका हम लोग यूज नहीं कर रहे थे उस समय, लेकिन आज के समय में हम उसका पवन चक्की का यूज कर रहे हैं, तो वो संभाव्य संसाधन से वो वास्तविक संसाधन के रूप में चेंज हो गया है। यूरेनियम भी संभाव्य संसाधन से वास्तविक संसाधन में बदल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार प्रश्न यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, VBI है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है, आर्थिक रूप से विकसित देश सघन जनसंख्या वाला देश हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई। यहाँ पे अगर दिया रहे होगा तब तो हम गलत काट देते हैं, लेकिन हो सकता है इसलिए यह सत्य हो जाएगा। बी देखिए, जनसंख्या के आधार पर महिलाओं का आधिक्य यानी महिलाओं का अधिक होना अनिवार्य रूप से समाज में उनकी बेहतर स्थिति को दर्शाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस समाज में या जिस देश में या राज्य में अगर महिला ज्यादा होंगी तो जरूरी नहीं है कि उनकी स्थिति बेहतर हो, इसलिए यह लाइन गलत है। सी देखिए, किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या पिरामिड एक साधन है। ये लाइन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जनसंख्या पिरामिड से हम लोग किसी देश का जनसंख्या के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए ए और सी दोनों सत्य है, बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ए और सी किस में है? ऑप्शन 3 में। ए और सी दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव करिए। मैं आपको कुछ चीजें बार बार बोलता हूँ। एक, PYQ आप सॉल्व करते रहिए क्योंकि समय कम है, और दूसरा NCERT, क्योंकि आप जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सभी NCERT का लाइन आपको ऐसे उठाकर दे दिया हुआ है। तो NCERT आपको पढ़ने के लिए तो समय है नहीं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको NCERT का जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको 1 मिनट के अंदर में बहुत सारी चीजें वहां पे जानकारी आपको हो जाएगी। तो आप लोग देखते रहिएगा उसे। और PYQ तो आप जितना ज्यादा हो सके उतना बनाइए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। चलिए ऑप्शन देखिए, ये जो है कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है, मतलब स्थित है वहां पे जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। देखिए, अगर विश्व में बात करें तो लगभग 50% व्यक्ति जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं, और भारत में 2/3 जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। मिट्टी और जलवायु की अनुकूल जो स्थलाकृति होती हैं, जगह होती हैं, कृषि गतिविधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, और उसी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कृषि कार्य होते हैं। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही दिया हुआ है कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक मौजूद है। बी दिया हुआ है, ऊन, डेयरी और कुक्कुट जो है ये उत्पाद कृषि तंत्र के निर्गत के अंतर्गत ही आते हैं। ये भी क्या हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ए और बी दोनों सत्य है। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन 3 में है। ए और बी दोनों सत्य है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बत वर्मा परिवार से संबंधित है। ये क्वेश्चन ना मोस्ट VBI कैटेगरी में रखिए आप। अब इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको मैं डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस उपमहाद्वीप में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और उनको एक जगह पर एकत्रित कर दें तो उन्हें एक भाषा परिवार हम लोग कहते हैं। भाषा परिवार मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड है। पहला, इंडो यूरोपीय परिवार। दूसरा, तिब्बत बर्मन परिवार। तीसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो जाएगा द्रविड़ परिवार। और चौथा हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाई परिवार। ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे 4 भाषा परिवार हो गया,
इंडो यूरोपीय परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आ जाएंगी? तो असमिया हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी इसमें शामिल है। और भी इसमें भाषाएं शामिल है, जैसे एशियाई भाषाओं की बात कर ले तो फारसी और कई यूरोपीय भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इताली, ये सभी इसी परिवार में आते हैं। लेकिन काम का चीज हमें बस इतना ही है, इतना ही से प्रश्न बनेगा। और तिब्बत वर्मा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आ जाएंगी? जो उत्तर पूर्व में प्रयुक्त होता है, जैसे खासी। वहीं द्रविड़ परिवार में तमिल, तेलुगु, सभी साउथ की भाषाएं हैं, कन्नड़ और मलयालम, ये द्रविड़ परिवार से संबंधित है। और ऑस्ट्रो एशियाई जो भाषाएं हैं वो झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो इसमें शामिल है। तो आइए अब प्रश्न की ओर देखते हैं, इनमें कौन सी भाषा तिब्बत वर्मा परिवार से संबंधित है? आइए देखते हैं तिब्बत वर्मा किस में है, यहाँ पे है। तिब्बत वर्मा परिवार की कौन सी भाषा है? खासी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। असमिया किस में है? असमिया आपको इंडो यूरोपीय परिवार में है। फारसी किस में है? इसी में होगा, फारसी भी इसी में आएगा। और सिंधी जो है इसी में आएगा। ये जितने भी भाषाएं हैं सभी ये इंडो यूरोपीय परिवार की ही भाषाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञापन संकेत क्या करता है? देखिए विज्ञापन क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि विज्ञापन एक प्रचार गतिविधि होता है जिसके माध्यम से ग्राहकों को किसी विशेष उत्पाद या सेवा के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। लेकिन यहाँ पे सामाजिक विज्ञापन के बारे में बोल रहा है। तो सामाजिक विज्ञापन क्या होता है? वैसे विज्ञापन होते हैं जिसमें समाज से संबंधित कुछ संदेश दिए जाते हैं, जैसे बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए या पोलियो के टीकाकरण के लिए। इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वो सामाजिक विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सही होगा। ऑप्शन 1 है सामाजिक सभाओं में जाकर विज्ञापन बनाने की तरफ, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 है विज्ञापन बनाने में समाज के भिन्न भागों के लोगों को शामिल करने की तरफ, ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 है सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन बनाने की तरफ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, सामाजिक समारोह में विज्ञापन बनाने की तरफ, ये भी हमारा नहीं हुआ। इस तरह से ऑप्शन 3 हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सामाजिक संदेश वाले जो विज्ञापन होते हैं वही सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन पॉजिटिव है, आंसर हम लोग पॉजिटिव ढूंढेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। और दूसरा है कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखिए पहला स्टेटमेंट जो हमारा दिया हुआ है यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। जैसे भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में विभिन्न घटक इकाइयों के बीच में विभाजित किया गया है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार के रूप में। ये सभी क्या है? सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर के उदाहरण हुआ। ठीक है, यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सत्य है। बी दिया हुआ है कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। और ये लाइन भी हमारा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भले ही सरकार के 2 से अधिक स्तर हैं, लेकिन उनमें अगर कानून की बात आ जाए, कराधान यानी कर एकत्रित करने की बात आ जाए, टैक्स लेने की बात आ जाए, या प्रशासन संबंधी अगर कुछ मामले हैं तो उसमें सभी का अधिकार क्षेत्र जो होता है अलग अलग होता है। इसलिए ऑप्शन बी में हमारा सत्य हो जाएगा। तो ए और बी सत्य है। देखते हैं किस में है, ऑप्शन 2 में है। ए और बी दोनों सत्य है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग केवल PYQ को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न लड़ेगा। और इसके अलावा मैंने टैग वर्ड्स का क्लास कराया हुआ है CDP और SST दोनों में, तो वीडियो का लिंक मैं यहीं पर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि टैग वर्ड्स और PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं लास्ट समय में, जब परीक्षा जब नजदीक होती है। और इसके अलावा मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से NCERT का जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको करा रहा हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपको 1 मिनट के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अगला क्लास हम लोग SST पर ही रखेंगे और इस पर हम लोग PYQ बनाएंगे, क्योंकि PYQ के अलावा कोई चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।